हेलो फ्यूचर सीएमएस, आई एम अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए आदित्य प्रजापति। और आज हम करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का लेक्चर नंबर 13, जो कि आज हम देखेंगे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है वो एक बार हम लोग कवर कर लेते तो आपको भी थोड़ा सा याद आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो इससे हम लोग इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देखा था, तो हम लोग कहां पर थे पहले वो देखते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे थे अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, हम लोगों ने देख लिया था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, फ्री कंसेंट। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड टॉपिक देखा था फ्री कंसेंट। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड टॉपिक क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। मतलब कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो पहले से ही वॉइड माने जाते हैं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है, वो पहले से ही डिक्लेयर्ड है। आप अगर एंटर कर भी रहे हो तो पहले से ही वो डिक्लेयर्ड है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है कि वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। और हम लोगों ने ये जो टॉपिक है इसका हम लोगों ने पहले ही लेक्चर्स में कुछ कुछ पढ़ लिया है, तो उसमें से कुछ कुछ हम लोगों को ये देखना नहीं हो क्योंकि हम लोगों ने पहले रिवाइज कर लिया है। और जो जो नए टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टी, सेक्शन 11। सेक्शन ये हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ दिया था। इनकम्पिटेंट पार्टी जो माइनर वाइनर होता है सर, ये लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो चीज हो गया, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। एग्रीमेंट मेड अंडर बायलेटरल फैक्ट ऑफ बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये हम लोगों ने सेक्शन 20 में पढ़ लिया था, मिस्टेक के अंडर बायलेटरल मिस्टेक जो होता है। एग्रीमेंट द कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव विच इज अनलॉफुल, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन जो अनलॉफुल होता है, सेक्शन 23। ठीक है, अच्छा इसके बाद का देखते हैं, उसके बाद क्या है। एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल इन पार्ट। ठीक है, सेक्शन 24। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन पढ़ा हुआ है हम लोगों का, तो हम लोग का 1 2 3 4 5 नंबर पॉइंट हम लोगों का पढ़ा हुआ है पहले से, जो कि डिक्लेयर टू बी वॉइड है। अच्छा, अब 6 नंबर जो पॉइंट है आपका, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन 26। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसको हम लोग समझते हैं क्या है। ठीक है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग फिर से एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, एग्जांपल एग्जांपल हम लोग करते हुए समझते हैं तो बहुत इजीली हम लोग को मेमोराइज हो जाता है, तो उसी तरह से हम लोग फिर समझेंगे। ठीक है, हाँ, ये आदमी ये एक दूसरे को क्या बोल रहा है, यहाँ पे सर ये क्या बोल रहा है, डोंट मैरी फॉर लाइफ टाइम, आई विल पे यू 1 करोड़ रुपीज। ये भी जो है ये भी बोला ठीक है, पैसा मिल रहा है 1 करोड़ रुपया तो शादी करने का कोई दरकार नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा। क्या बोल दिया, मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन क्या आप आज के डेट में किसी को शादी करने से रोक सकते हो, किसी का मैरिज आप रोक सकते हो कि तुम लाइफ टाइम मैरिज ही मत करना? तो सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल सोशल चीजें हैं जो कि होना ही होना है, आप किसी को रोक नहीं सकते। उसका मन करेगा तो करेगा और नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा, दिस इज द फैक्ट। तो क्या आप किसी को पैसा दे के क्या आप बोल सकते हो कि डोंट मैरी एनीवन, मेरे से नहीं करो लेकिन किसी से मत करो?
ऐसा क्या आप बोल के रोक सकते हो किसी को? नहीं सर, नहीं रोक सकते हैं सर। उसके पास तो ये लीगली मतलब लीगली वो एलिजिबल है कि वो शादी कर सकता है किसी से भी, या नहीं करने का मन है तो नहीं कर सकता, उसके ऊपर है। लेकिन क्या हम एग्रीमेंट में उसको ला के हम उसको बोलेंगे कि तुम शादी नहीं करोगे, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, तुम मेरे को एग्रीमेंट में लिख कर दो? ऐसे हम लोग क्या जाते हैं जनरली कि एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो क्या होता है कि बाउंड हो जाता है पार्टी, और भी तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर फेलियर होगा तो उसको लॉ से उसको मतलब पिनलाइज किया जाएगा। ये सब हम लोग जानते हैं जनरली। लेकिन हम लोग को इस एग्जाम्पल में क्या आप किसी को शादी करने से रोक सकते हैं? सोच के बताइए आप। क्या आप किसी को शादी करने से रोक सकते हैं कि तुम शादी मत करो, मैं तुमको एक्स अमाउंट या वाई अमाउंट जो भी होगा, 1 करोड़ का 100 करोड़ मान लो इसको, ठीक है, 100 करोड़ मान लो इसको, क्या आप रोक सकते हो? द आंसर इज नो। इसका मतलब क्या है कि आप किसी के साथ भी एग्रीमेंट में आके उसको शादी करने से नहीं रोक सकते हो। ये क्या माना जाएगा? वॉइड, क्योंकि ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। तो पढ़ते हैं एक बार, हम लोग समझते हैं। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ मैरिज ऑफ, एक मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा सा हो गया, ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। लेकिन अब माइनर के साथ ये एग्रीमेंट का मतलब माइनर के साथ ये कर, माइनर को छोड़ के अगर किसी भी मेजर पर्सन के साथ आप ये एग्रीमेंट कर रहे हो तो ये वॉइड माना जाएगा। If a person is being a major agrees for a good consideration not to marry, the promise is not binding and considered as a void agreement. जो मेजर है, जो 18 ईयर प्लस है, ठीक है, वो बोलता है ठीक है मेरे को तुम 100 करोड़ रुपीज दे दो, मैं शादी नहीं करूंगा, बट दिस एग्रीमेंट विल नॉट बाइंड हिम, ठीक है, या बाइंड हिम या बाइंड हर, जो भी है। तो हम लोगों ने क्या समझा सर कि आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते हो लीगली। आप एग्रीमेंट अगर उससे कर भी रहे हो, क्योंकि तो एग्रीमेंट वॉइड है तो उस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, तो सर आप उसको रोक नहीं सकते हो। यही हुआ कंक्लूजन इसका, ठीक है सर? हाँ सर, समझ में आ गया। 6 नंबर पॉइंट हम लोगों ने देख लिया और बखूबी समझ लिया कि हम लोगों को कैसे समझना था। और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट इन मैरिज मतलब क्या हो गया सर कि आपका अगर कोई शादी करने से कोई रोक रहा है एग्रीमेंट करके तो वो बाइंडिंग नहीं है, डिक्लेयर टू बी वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है, पहले से ही डिक्लेयर्ड है। ये नहीं कि कोर्ट में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। वॉइड मतलब वॉइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेड। इसका मतलब क्या है सर? आपने बहुत दिन पहले जब हम लोगों ने एक लेक्चर किया था तो उस दिन आपने बताया था क्या चीज कि नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट बनता है, ऐसा ऐसा कुछ बताया था, अभी याद नहीं आ रहा है वो क्या बताया था, लेकिन आज एक बार फ्रेशली फिर से बताओ ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था हम लोग। अच्छा, तो सर फिर से बता देते एक बार आप लोगों को अच्छे से। सबसे हम लोग जानते हैं कि बिजनेस जो होता है वो कोई मान लो उसका फाउंडर होता है, उसका तो वो बेच देता है उस बिजनेस को, ठीक है, बहुत सारा बिजनेस होता है। तो एक पर्सन जो है, एक्स पर्सन, ये वाई पर्सन को, ये इसका बिजनेस था, ठीक है, एक्स पर्सन का क्या था? बिजनेस था, समझ में आ गया। अब वाई पर्सन ने बोला कि मैं तुमको 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं। बड़ा बिजनेस था, ये नहीं समझो कि 1 लाख रुपए का उसका बिजनेस था, बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था, मान लो हम लोग एग्जाम्पल में वाला। तो वाई पर्सन बोला कि एक्स पर्सन को कि 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं मैं तुमको, ये बिजनेस तुम मेरे को दे दो। एक्स पर्सन क्या कर गया सर? एग्री कर गया, ठीक है। उसने बोला ठीक है तुम मेरे को पैसे दे दो, मैं तुमको बिजनेस दे देता हूँ, मेरा बना बनाया हुआ बिजनेस है, तुम पैसे कमाओ, मेरे को एक लमसम अमाउंट दे दो, मैं बिजनेस बेच दे रहा हूँ, ठीक है। डील हो गया इनके बीच में। इसने इसको क्या कर दिया सर? बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया। अब वाई पर्सन जो था, अब उसको क्या डर लगा कि मैं सर इसको 100 करोड़ रुपया दे रहा हूं,
ये बिजनेस मेरे को भेज दिया, जो भी कंपनी है मेरे को भेज दिया, तो फिर से वही कंपनी खोल लेगा। ये आज मेरे से 100 करोड़ रुपए लिया, परसों हो सकता है या 10 दिन बाद हो सकता है, 1 महीना बाद, तो फिर से वही कंपनी खोल लेगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, कंपटीशन। क्या बन जाएगा, कंपटीशन। और जहां तक है कि इसको सब पता है, एक्स पर्सन को पता है कि कैसे ये बिजनेस को रन करना है, तो सर वाई पर्सन को तो कहीं ना कहीं क्या लगेगा, डर। क्या लगेगा सर, डर लगेगा कि एक्स कल जाके 1 महीना बाद जाके फिर वही बिजनेस चालू कर लेगा, उसके पास तो 100 करोड़ रुपए भी है, वो तो तुरंत बिजनेस को ग्रो कर लेगा, क्योंकि उसके पास वो सब नेटवर्क है। क्या है, बिजनेस में होता है ना सर नेटवर्क। नेटवर्क कैसा नेटवर्क सर, कैसा नेटवर्क थोड़ा बताइए, कैसा नेटवर्क। मान लीजिए कोई सप्लायर है, वो तो एक्स को पता है किससे सामान खरीदना है, ये मेरे को सबसे चीप रेट पे देता है, यहाँ जाके मेरे को सामान बनाना है, यहाँ जाके मेरे को सामान सेल करना है, तो एक्स पर्सन को सब सब कुछ पता है बढ़िया से, तो वो 1 महीना बाद तो जाके फिर बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो जो वाई पर्सन है वो तो डरेगा। वाई पर्सन क्या करेगा सर, एक एग्रीमेंट में इसको एक्स को बोलेगा, तुम भाई मैं तुमसे बिजनेस ले रहा हूँ कितना, 100 करोड़ का, तुम मेरे के साथ एक एग्रीमेंट साइन करो। क्या, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट में क्या होगा सर, उसमें वो बोलेगा कि तुम एक सर्टेन टाइम लिमिट, अब आप किसी को क्या बोल सकते हो कि तुम मेरे को बिजनेस भेज दिया तो तुम लाइफ टाइम ये बिजनेस नहीं कर सकते हो, लाइफ टाइम ये बिजनेस नहीं कर सकते हो, तुम इंडिया के बाहर भी नहीं कर सकते हो, इंडिया के अंदर भी नहीं कर सकते हो, और चांद पे भी नहीं कर सकते हो, सूरज पे भी नहीं कर सकते हो, ऐसे क्या आप बोल सकते हो, नहीं। एक सर्टेन टाइम लिमिट है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, कि मेरे को ये बिजनेस स्टैब्लिश करने में, जो वाई पर्सन है इसको बिजनेस समझने में हो सकता है कि 2 साल लगेगा, लेकिन ये और 1 साल मान लो बढ़ा के बोलता है, नहीं मेरे को और 1 साल चाहिए, मेरे को और बिजनेस समझने में मेरे को 3 साल लगेगा। अच्छा, मेरे को जब बिजनेस 3 साल लगेगा, ठीक है, और मैं 2 साल बढ़ा दिया, 5 साल में तो तुम अपना रेपुटेशन, अपना गुडविल, अपना बिजनेस तो संभाल लोगे ना, जो एक्स से खरीद रहे हो। हाँ सर संभाल लेंगे, एक एरिया में तो संभाल लोगे, हाँ सर संभाल लेंगे। तो एक्स पर्सन क्यों नहीं वो बिजनेस फिर ओपन कर सकता है 5 साल बाद, कर सकता है सर, क्योंकि आप उसको लाइफ टाइम थोड़ी बोल सकते हो कि तो लाइफ टाइम ये बिजनेस नहीं कर सकते हो। हाँ सर ये तो हम लोग सही बोल रहे हो आप, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जैसे एक दुकान है गली में तो दूसरा दुकान नहीं खुल सकता, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस बिक रहा है, तो मान लो भाई बिक रहा है, पैसा ले रहा है, तो ठीक है वो बोल सकता है कि ठीक है मैं तुमसे कंपटीशन नहीं करूंगा, कितने दिनों तक, 5 साल। कहाँ पे, कोलकाता में नहीं करूंगा, क्योंकि इसका बिजनेस कोलकाता में था, मैं कोलकाता में नहीं करूंगा। लेकिन क्या मैं मुंबई जाके नहीं खोल कर सकता वो बिजनेस, क्या मैं वो जम्मू जाके वो बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं वो अमेरिका जाके वो बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कोर्स कर सकता हूँ। तो जो भी एग्रीमेंट बनता है नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट, एक सर्टेन टाइम लिमिट, क्या चीज सर, सर्टेन जोग्राफिकल एरिया, तो क्या सर हो सकता है कि इसको क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहा होगा, जब ये बिजनेस बिका होगा तो तुम 3 इयर्स तक ये बिजनेस ओपन नहीं करोगे, तुम वेस्ट बंगाल में ये बिजनेस ओपन नहीं करोगे, कब तक, 3 इयर्स तक। तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट बन सकता है, दिस इज क्या है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अब आप क्या बोल रहे हो कि मैंने तुमसे बिजनेस करता है तो
ऐसा कुछ आप स्टेटमेंट दे रहे हो सर, ये क्या है? शुरू से ही वॉइड हो गया, क्योंकि सर आप उसको लाइफ टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, एक सर्टेन टाइम लिमिट एंड सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया तक आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो लॉ भी आपके साथ परमिट करेगा, वरना लॉ भी आपको परमिट नहीं करेगा, लॉ भी अलाउड नहीं करेगा। तो सेम चीज है सर, एक बार हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने समझा, एग्री उसमें समझा सर, हम लोगों ने बड़े बड़े बढ़िया से अच्छे से समझा, ठीक है। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, सेक्शन 27, आप लोगों को सेक्शन याद रखना है, ठीक है। Agreement by which any person is restrained from exercising a law, profession, trade or business of any kind to the extent of void। आप किसी को रोक नहीं सकते हो कि कोई भी बिजनेस करने से, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने बताया ना, वैलिड हो जाता है, क्यों वैलिड होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बट द रूल इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया सर? एक्सेप्शन का मतलब उसको, उससे हटके हटके हटके। Where a person sells goodwill of a business, ठीक है, and agrees with the buyer to refrain from carrying the similar business। मैंने आप लोगों को क्या बताया सर? कोई बिजनेस जाता है तो उसके साथ उसका गुडविल भी जाता है। ये मान लो मेरा एक जो आदित्य प्रजापति क्लासेस है एकदम वेल स्टेब्लिश्ड हो जाएगा, अगर मान लो 5 साल 2 साल 3 साल में अगर वेल स्टेब्लिश्ड हो जाएगा, मैं किसी को ये क्लासेस अगर भेज देता हूँ, ठीक है, तो वो तो मेरे नाम, मेरे गुडविल पे तो वो काम करेगा ना, आदित्य प्रजापति क्लासेस के नाम से तो लोग आएंगे ना, ठीक है। विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, लोकल लिमिट मैंने आप लोगों को बताया था ना सर, यस सर बताया था। एज लॉन्ग एज द बायर और हिज सक्सेसर इन इंटरेस्ट कैरीज लाइक अ बिजनेस देयर इन सच एन एग्रीमेंट इज वैलिड, द लोकल लिमिट मस्ट बी रिजनेबल। तो लोकल लिमिट तक ही आप रिफ्रेन कर सकते हैं और वो रिजनेबल होना चाहिए, ठीक है सर, समझ में आया? If a outgoing partner makes an agreement with the continuing partner that he will not carry or any other business of that firm within a specified period or within a specified local limits, such an agreement through thought a restraint of trade will be valid if restriction imposed are reasonable। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया सर? दो ही चीज, रीजनेबल टाइम लिमिट, रीजनेबल लोकल लिमिट, रीजनेबल टाइम लिमिट, रीजनेबल लोकल लिमिट। आप लोगों को दो ही चीज पे फोकस रखना है, रीजनेबल टाइम लिमिट और रीजनेबल लोकल लिमिट अगर रहेगा, ठीक है, तो ये वैलिड माना जाएगा, रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेड, अनलेस अनलेस एंड अदरवाइज। अगर सर ऐसा नहीं है तो इसको हम लोग वॉइड मानेंगे, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। Similarly, agreement between partners not to carry on competing business during the continuance of a partnership is valid। मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनर्स होते हैं, ऊपर वाला भी लाइन में समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो उसमें एक पार्टनर मान लीजिए छोड़ रहा है, तो वो पार्टनर क्या है? नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट कर रहा है। क्यों? वो पार्टनर वो बिजनेस से निकल रहा है, अब वो पार्टनर दूसरी जगह जाके भी तो सेम बिजनेस खोल सकता है, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म तो हैम्पर होगा, ठीक है। तो वो क्या एग्रीमेंट एंटर कर रहा है कि विद इन लोकल लिमिट एंड रीजनेबल अगर एरिया है तो रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेड है, वरना वॉइड है। वैसे ही करके सर, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स नॉट टू कैरी कंपीटिंग बिजनेस ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ अ पार्टनरशिप इज वैलिड। मतलब एक पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रहा है, वहां से कोई लीव नहीं कर रहा है, उसके जो पार्टनर्स है कहीं और जाके बिजनेस ना खोल ले, अकेले का पर्सनल का। जैसे मेरे को पता है कि ये पेन कैसे बनता है, तो इसी का पार्टनरशिप फॉर्म में 2-3 लोग हैं और सारा प्रॉफिट प्रॉफिट जो भी है शेयरिंग वेरिंग सब कुछ होता है। अब एक लोग को और अच्छा से, मतलब उसी जो पार्टनर है उसमें से उसको पता था ये कि अच्छा ये बनता है, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा इसका नाम है ये कंपनी एक्स कंपनी, ठीक है। मेरे को तो सब कुछ पता ही है, मैं अपने भाई के नाम पे सेम बिजनेस को ओपन कर दिया और एक्स वाई कंपनी के नाम से मैं भी बेच रहा हूँ, तो क्या है कि नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट बनता है, तो वो वैलिड होगा, ठीक है। कि पार्टनरशिप हमको कॉम्पीट ना करने लग जाए, ठीक है, किसी को बेटर पता है तो वो कॉम्पीट ना करने लग जाए। But an agreement of service by which an employee bind himself during the term of his agreement not to compete with his employer is not a restraint of a trade। का मतलब क्या हुआ? But an agreement of service by which an employee binds himself during the term of his agreement not to compete with his employer is not in restraint of trade। हम लोग का रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हुआ सर? पहले बिजनेस प्रोफेशन जो भी है,
कोई एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में है और एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट क्या कर रहा है कि नॉट टू कॉम्पीट, उसके साथ वो कॉम्पीट नहीं करेगा। जैसे सर कोई कोई एम्प्लॉय, कहीं आप काम करोगे ना तो वहां पे आपका एनडीए साइन होगा, क्या साइन होगा? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। क्या साइन होगा? आप दूसरे किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, या जब तक आप उसके एम्प्लॉयमेंट में हो उस कंपनी के, क्लियरली आप अपने सीवी पे, लिंक्डइन पे कहीं उसका नाम मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर, आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि वो उस कंपनी का इन्फ्लुएंसिंग पावर इतना है ना, तो इसके वजह से आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एनडीए साइन होता है। वैसे ही सर नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय को करता है, लेकिन ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाता। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा, 7 नंबर पॉइंट भी समझा और 8 नंबर पॉइंट भी समझ लिया। थोड़ा क्लियर ही रखते हैं तो अच्छा साफ साफ लगेगा और हम लोगों को। ठीक है, अच्छा, ये देख लिया था, ये पता है, 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 ये। अच्छा, अब हम लोग देखने वाले हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28। इसका मतलब क्या है? आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से भी नहीं रोक सकते हैं। दिस इज हिज फंडामेंटल राइट। क्या? तो सर ये फंडामेंटल राइट है, वो लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है। अगर उसको लगता है कहीं उसके साथ गलत हो रहा है, उसको कुछ लगता है, तो लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है, तो रोक नहीं सकते। तो पढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर पॉइंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक नहीं सकते। अच्छा, क्या लिखा है पढ़ते हैं। इट इज एन वन ऑफ, पढ़ते हैं, it is the one by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under a contract through a civil, or which apprise shortens the usual period for starting legal proceedings. A contract of this nature is what? मतलब सीधा सा मतलब है, मैंने आप लोगों को जो बताया, किसी भी पर्सन को आप उसके राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, लीगल प्रोसीडिंग में एनफोर्स करने के लिए आप उसको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो उसका राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं कि आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, और ऐसा अगर एग्रीमेंट में आप आ रहे हैं तो दिस इज डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है, ऐसा कुछ एग्रीमेंट में आप एंटर नहीं कर सकते, वो वॉइड माना जाएगा। However, there are certain exceptions above the rule। क्या है? A contract by which the parties agrees that any dispute between them is respect of any subject shall be referred to arbitration, and that only amount awarded in such arbitration shall be recoverable is a valid contract। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कोई भी डिस्प्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में तो एक आर्बिट्रेशन में जाएंगे, दैट only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable is a valid contract। Similarly, a contract by which the parties agree to refer to arbitration any question between them which is already arisen or which may arise in future is valid, but such contract must be in writing। ठीक है, मतलब क्या है कि आप पहले से क्या एग्री कर रहे हैं सर? आप पहले से एग्री कर ले रहे हैं कि अगर हम लोग के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, दैट वी विल रेफर द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब हो गया वो पर्टिकुलर कोर्ट। ठीक है, तो पर्टिकुलर कोर्ट में जाके वो डिस्प्यूट हम लोग उसमें रिजॉल्व करेंगे, तो वो रिटेन में अगर है तो सर वो माना जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन जाना। ठीक है सर, अच्छा, उसके बाद का हम लोग का क्या नंबर, क्या पॉइंट बन रहा है सर? ये हम लोगों ने पढ़ लिया है 9 नंबर एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। अब मान लीजिए किसी भी एग्रीमेंट में जो मीनिंग है, जो मेन कंटेस्ट है, वही अनसर्टेन, तो सर वो वॉइड माना जाता है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, 10 नंबर क्या है? वेगरिंग एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है वेगरिंग एग्रीमेंट? अब इसको वेगरिंग बोलिए या वेजरिंग बोलिए, वेजरिंग, वेजरिंग इज करेक्ट मेरे हिसाब से, वेजरिंग, वेगरिंग नहीं, वेजरिंग, सॉरी। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट। अच्छा, वेजरिंग का मतलब क्या होता है, एक बार हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, दो दोस्त है, ठीक है,
क्या चलता है सर? बेटिंग होता है ना, बेटिंग जानते हैं ना आप, सट्टाबाजी। ठीक है, कोई एक इवेंट हो रहा है, मान लीजिए क्रिकेट। ठीक ठीक है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच। ये लोग क्या करते हैं, बेटिंग करते हैं। एक क्या बोल रहा है, अगर इंडिया जीता तो मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा। वो क्या बोलता है, अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा। वैसे ही होता है सर, बेटिंग है, पता ही हम लोगों को, बेटिंग तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोगों को पता नहीं है। सबको पता है बेटिंग का मतलब क्या है। हाँ हाँ पता है सर, एकदम बढ़िया से पता है। ठीक है, हम लोग भी आईपीएल देखते हैं, हम लोग भी क्रिकेट देखते हैं, तो हम लोग को अच्छे से बेटिंग का मतलब पता है। ठीक है, अब मान, अब बेटिंग में सबसे पहला चीज क्या है, जो इवेंट है वो सर्टेन है क्या? जो इवेंट है वो सर्टेन है? नहीं सर, अनसर्टेन है। प्लस इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है, पैसा, मनी इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ सर, मनी इन्वॉल्व हो रहा है, मनी इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। हाँ, उसके बाद क्या इसका और इसका कंट्रोल है क्या इस इवेंट में? इसका, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स या वाई का कंट्रोल है क्या क्रिकेट के इवेंट पे? है? नहीं है सर। अच्छा, क्या रियल में इंटरेस्ट है, अगर इंडिया जीती या ऑस्ट्रेलिया जीती, इसका इंटरेस्ट है? नहीं सर, इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, इंटरेस्ट नहीं है, ये चाहते हैं कि जीत जाए बस। और लास्ट है क्या सर, विन या लूज। तो सबसे पहला चीज हम लोग वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में का सबसे पहला पॉइंट होगा सर, वो एक अनसर्टेन इवेंट होगा। दूसरा, मनी इन्वॉल्व होगा। तीसरा सर, नो कंट्रोल होगा। कंट्रोल है क्या, कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, इसका एक्स या वाई के पास कोई कंट्रोल है? नहीं है। कोई रियल इंटरेस्ट है, इंडिया जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? नहीं सर। सिर्फ इनको इंटरेस्ट क्या है सर, पैसे से। और सर विन और लूज आ जा रहा है, हारा या जीता, बस इनका यही मेन मोटिव है। तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को सर क्या बोलते हैं? वेजरिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा सर, जो बैटिंग कर रहा है क्रिकेट मैच पे, पहला बात तो वो अनसर्टेन इवेंट है, पैसा इन्वॉल्व हो गया, कोई कंट्रोल नहीं एक्स एंड वाई का। उसके बाद सर नो रियल इंटरेस्ट और विन और लूज होगा, बस यही इन लोगों का ऐसे ही एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है। तो सर क्या है, डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार हम लोग। Agreement by way of a waiver is void. It is an agreement involving payment of a sum money upon the determination of uncertain event। अब देखते हैं हम लोग एक चीज को, पॉइंट एक, ये दो, ये एक था, ये दो था। Essence of a wager is each side should have win or lose। ये हम लोग का 5 नंबर पॉइंट था। Depending on the way of an uncertain event takes place। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। Essentials of a wager क्या है? देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे और मनी सर। ठीक है, पैसा इन्वॉल्व होता है सर, जो सट्टाबाजी जो कुछ भी होता है उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, तो हाँ सब समझ में आ गया, पैसा मनी सर। प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। ठीक है, तो अनसर्टेन इवेंट है, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, टू पार्टीज, ईच पार्टी मस्ट एंड विन एंड लूज। ठीक है सर।
अच्छा, कॉमन इंटेंशन टू बेट एट द टाइम ऑफ विनिंग, ठीक है, कॉमन इंटेंशन होता है। पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक, सिर्फ जीतना ही उनका इंटरेस्ट है, ना कि इंडिया जीते तो अंदर से कुछ आ रहा है, देशभक्ति आ रहा है, बेनिफिट हो रहा है, सब कुछ नहीं है, बस स्टेक, जो पैसा लगाया है इन्होंने, बस इसीलिए चाहते कि वो जीते। उसके बाद और कोई भी इनका मोटिव नहीं है कि इंडिया जीते हारे, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो जो स्टेक है बस उसके लिए इन्होंने ये पैसा लगाया है, और बस दिस इज ओनली वन मोटिव। तो हम लोग कहाँ गया, नो रियल इंटरेस्ट और कंट्रोल इवेंट, नो कंट्रोल है। तो ये वाला हो गया नो इंटरेस्ट हम लोग का, फोन नंबर। ठीक है, और कंट्रोल तो है ही नहीं, इसको आप 3 मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो 5 पॉइंट बताया, ये 5 पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है तो इसको वेजरिंग बोलते हैं। एक्स क्या किया, बीट किया, इंडिया जीतेगा तो मैं 10,000 दूंगा, वाई बोला अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो मैं तुमको 10,000 दूंगा। अनसर्टेन इवेंट है ऑफ कोर्स सर, कौन जीतेगा किसी को पता नहीं है, किसी का कंट्रोल भी नहीं है, ना एक्स का कंट्रोल है ना वाई का कंट्रोल है। उसका सर रियल इंटरेस्ट भी नहीं है, स्टेक को छोड़ के पैसा जीतना ही मेन मोटिव, और कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर विन और लूज होता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। हो गया, समझ में आ गया। ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर क्या बोलते हैं, आप थोड़ा पढ़ते हैं, सिमिलर टाइप का है वेजर। लॉटरी ट्रांजेक्शन जो होता है वेजर ही टाइप का है, लेकिन क्या है एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ कुछ है, क्रॉसवर्ड पजल एंड कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिशन, स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन रिजेंबलिंग विद वेजरिंग ट्रांजेक्शन बट आर नॉट वॉइड। थोड़ा सा ये अब टॉपिक है बढ़िया वाला, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे अभी, हम लोग क्या देख रहे थे, ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर। ठीक है, उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग का लॉटरी ट्रांजेक्शन। लॉटरी क्या है, जो लॉटरी होता है उसमें क्या सर चांसेस क्या होता है, जीतने का हारने का क्या चांस होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई जीत भी सकता है, कोई हार भी सकता है। तो सर लॉटरी ट्रांजेक्शन जो होता है वो होता है क्या सर, गेम ऑफ चांस। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई लॉटरी टिकट लिया, जाके टिकट लिया, उसमें 112 नंबर लॉटरी है, कोई लिए 115, कोई लिए 125। बाद में जब रिजल्ट निकला तो मान लीजिए 135 नंबर जो टिकट है सर वो लॉटरी वाला जीता। तो सर जो ये ट्रांजेक्शन्स है, ये क्या कोई स्किल, कोई नॉलेज के बेस पे आया? जीत तो कोई भी सकता था, कोई अमीर आदमी भी जीत सकता था, कोई गरीब आदमी भी जीत सकता था, कोई भी जीत सकता था ऑफ कोर्स। तो सर ये क्या होता है, गेम ऑफ चांस, नॉट स्किल और नॉलेज। इसका मतलब क्या हो गया सर कि दिमाग नहीं लगा आपको 112 नंबर, 113 नंबर, 115, 120, 125 लेने में, नंबर जो भी लॉटरी का टिकट का नंबर था, उसमें कोई आपका दिमाग लगा क्या, लेकिन क्या गेम ऑफ चांस है, आप जीत सकते हो नहीं भी जीत सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं सर, गेम ऑफ चांस। अब गेम ऑफ चांस जब आ जाता है सर, तो वेयर द प्राइम मोटिव ऑफ द पार्टिसिपेंट इज गैम्बलिंग, वो गैम्बलिंग ही कर रहे हैं सर, उसको तो पता नहीं, उसका दिमाग से क्या है वो नंबर आ रहा है कि 135 जीतेगा, गेम ऑफ चांस उसने लिया, जीता तो जीता, नहीं जीता तो नहीं जीता। द ट्रांजेक्शन अमाउंट टू वेजर, तो इसको हम लोग वेजर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ विन एंड लूज आ गया, अनसर्टेन इवेंट है, मनी इन्वॉल्व हुआ, कंट्रोल नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है, उसको सर हम लोग वेजर बोले। ठीक है, 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, इवन इफ द लॉटरी इज सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज अ वेजरिंग ट्रांजेक्शन। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो लॉटरी है ना वो स्टेट के ऊपर है। वेस्ट बंगाल स्टेट में कुछ अगर लॉटरी चलता है, वो लीगली, अगर वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है वो लीगली रिकॉग्नाइज करके रखे हो तो लीगल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात किया जाए
तो सर इसको हम लोग वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और ये वॉइड माना जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर रीजन में जो अलाउ करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका स्टेट गवर्नमेंट, तो वो रेगुलेट होता है। ठीक है, द ओनली इफेक्ट ऑफ सच सैंक्शन इज दैट द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द लॉटरी विल नॉट बी पनिशेबल अंडर द पिनल कोड। जो सैंक्शन है उसकी वजह से सर ये पनिशेबल नहीं होगा जो चला रहा हो बिजनेस। ठीक है, lotteries are illegal and even collateral transaction to it are tainted with illegality। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, अब हम लोग का होता है सर क्रॉसवर्ड पजल एंड कॉम्पिटिशंस। क्रॉसवर्ड पजल is in crossword puzzle in which prize depend on upon the correspondence of the competitor solution with the previously prepared solution kept with the editor of a newspaper in is a lottery there to a wagering transaction। Crossword puzzle, picture competitions and athletic competition where the prize is awarded on the basis of skill and intelligence are the game of skill and hence competition are valid। तो हम लोग समझते हैं क्रॉसवर्ड पजल का एक बार, मतलब क्रॉसवर्ड पजल क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक न्यूज़पेपर में एक ऐड आया, उसमें एक पजल दिया था, वो पजल को लिखा है कि सॉल्व एंड सेंड टू द पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है, ऐसे करके अपना डिटेल्स देके आप उसको सेंड कर दीजिए और 50 रुपीज के साथ। अगर आपका पजल सही निकला तो मैं आपको 50,000 रुपीज दूंगा, क्योंकि आपका इसमें डिटेल्स है। आपने 50 रुपीज के साथ उसको क्या किया, पोस्ट कर दिया, वो पजल को सॉल्व करके। ठीक है, अच्छा, सक्सेस जो है, में जो सक्सेस है वो आपका सक्सेस के कैसे है सर? स्किल एंड नॉलेज की वजह से आएगा अगर सक्सेस आएगा तो। ठीक है, तो जो नॉलेज और सक्सेस आएगा तो क्या इसको हम लोग वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सबसे पहले ये बताइए। नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर स्किल एंड नॉलेज आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रॉसवर्ड पजल इन विच प्राइस डिपेंड अपॉन द correspondence of the competitors solution with the previously prepared solution kept with the editor of a newspaper is lottery and therefore a wagering transaction। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अलग मतलब बता रहा है, तो देखते हैं इसका क्या मतलब बताना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्रॉसवर्ड पजल है ना, यहाँ पे अगर स्किल एंड नॉलेज के बेस पे जो आंसर गया है उसके बेसिस पे अगर वो डिसाइड हो रहा है तो वो वेजर नहीं माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का, अगर हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं इस पूरा टॉपिक को, तो हम लोगों को समझ में आएगा इसको हम लोग वेजर क्यों बोल रहे हैं, ट्रांजेक्शन को हम लोग वेजर क्यों बोल रहे हैं, एक बार समझते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर स्किल एंड नॉलेज आ गया तो वो वेजर नहीं माना जाएगा, इस पे हम लोग स्टैंड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेजर क्यों बोला जा रहा है उसको हम लोग एक बार ध्यान देते हैं। क्रॉसवर्ड पजल crossword puzzle in which price depend upon correspondence of the competitor's solution with the previously prepared solution kept with the editor of a newspaper is a lottery and therefore a wagering transaction। क्योंकि ये जो इसका जो सॉल्यूशन है वो पहले से ही प्रिपेयर करके एडिटर रखा है। अब ये एक हिसाब से आप इसको लॉटरी के जैसे ही मानो, क्योंकि अगर आपका जो पजल है वो अगर सॉल्व होके जाता है और सेम मैच करता है तभी आपको मिल रहा है। लेकिन ये एडिटर, अगर मान लो कि एडिटर क्या किया कि अपने हिसाब से इसने कुछ पहले से ही सोच के रखा है कि ऐसे ही पजल आएगा तो ही मैं इसको दूंगा, अवार्ड जो होगा वो मैं इसको रिवर्स या डिस्पर्स करूंगा। तो ये प्री डिटरमाइंड इसका अवार्ड हो गया ना सर, इसका तो प्री डिटरमाइंड पहले से सॉल्यूशन हो गया। क्या एडिटर करेक्ट सॉल्यूशन पे ही अवार्ड देगा ये आपको कैसे पता है? नॉलेज एंड स्किल के बेसिस पे आपने दिया, अगर करेक्ट आया, करेक्ट एडिटर ने भी अगर करेक्ट सॉल्यूशन पे अगर दिया आपको जो अवार्ड है या जो कुछ भी है, तो सर उसको वेजर नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले से उसने जो डिसाइड करके रखा था पजल में, अगर वैसा ही पजल आप देते हो उसको, अगर पेन का नीब ऐसे वो पहले से डिसाइड करके रखा है कि ये पेन का नीब ऐसे ही मेरा पजल में आएगा, अगर ऐसे देते हो तभी ना आपको मिलेगा।
भले ही आप अगर करंट बताओगे कि पेन तो ऐसे होता है, नीचे होता है, ऐसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको उसका मिलेगा, क्योंकि वो पहले से ही डिसाइडेड है, एडिटर ने पहले से उसको डिसाइड करके रखा है, तो सर वो प्री डिटरमाइंड हो गया ना सर, इसको इसलिए वेजरिंग बोले क्योंकि फिर वो चांस हो गया, किसी का दिमाग में नहीं भाई एडिटर ऐसे सोच सकता है, फिर अगर ऐसे पजल अगर सॉल्व करके दे रहा है तो फिर उसको मिल रहा है, तो सर ये बाई गेम ऑफ चांस हो गया, बाई नॉलेज एंड स्किल तो ये डिसाइड नहीं हुआ, नॉलेज एंड स्किल डिसाइड होता तो सर इसको हम लोग वेजरिंग नहीं बोलते, ठीक है। वैसे करके crossword puzzle, picture competitions and athletic competitions where prizes are awarded on the basis of skill and intelligence are the game of skill and hence such competitions are valid, these are not wagering, ठीक है। According to the Prize Competition Act 1955, prize competition of game skill are not wager provided the money does not exceed 1,000, ठीक है। अच्छा, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन क्या होता है सर, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में फिर आपका वो क्या होता है कि दिमाग देखते हैं, an agreement or share market transaction where parties intend to settle the difference between the contract price and market price of a certain goods or share on a specified day is gambling and hence void। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एग्रीमेंट हम लोग एंटर कर रहे हैं जिसमें स्पेकुलेटिव होता है, जैसे कि हॉर्स रेसेस हो गया, उसे स्पेकुलेटिव बिजनेस हो सकता है, ठीक है। और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन है जिसमें वेयर पार्टीज इंटेंड टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ अ सर्टेन गुड्स और शेयर ऑन अ स्पेसिफाइड डे इज गैम्बलिंग एंड हेंस वॉइड। हॉर्स रेसेस ट्रांजैक्शन वेयर प्राइस पेबल टू बेट विनर इज लेस देन 500 इज अ वेजर, ठीक है। कुछ कुछ जो अमाउंट है उसको भी इसने बता के रखा है, ठीक है। ट्रांजैक्शन रिजेंबलिंग विथ वेजरिंग ट्रांजैक्शन बट आर नॉट वॉइड। ट्रांजेक्शन, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन है ना जो आपको लगे कि ये वेजरिंग हुआ है, वो है या हो सकता है, लेकिन वो वेजरिंग नहीं है और वॉइड नहीं है, ठीक है। क्या है, पहला सर चीट फंड है। चीट फंड में क्या होता है सर, मान लीजिए कि एक मोहल्ला इलाका है, वहां पे 10 जो लेडीज है उन्होंने मिलके एक फंड चालू किया कि 10,000 करके हर मंथ कंट्रीब्यूशन होगा और हर मंथ एक जो लेडी है उसमें से विड्रॉ कर सकती है। In case of a cheat fund, a certain number of persons decided to contribute a fixed sum for a specified period, and at the end of the month, the amount contributed is paid to the lucky winner of the lucky drawer. तो वो जो अमाउंट है वो मिल जाएगा, किसको मिलेगा, लकी विनर और लकी ड्रॉअर, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन। In this transaction in which delivery of goods of sale is intended to be given or taken do not amount to wager। जो शेयर मार्केट का ट्रांजेक्शन होता है सर, यहाँ पे क्या मतलब, अगर आप हमसे अगर पूछोगे सर इसमें और शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन में सर डिफरेंस क्या हो गया, ऊपर में बता रहा है कि वेजर हो रहा है, नीचे में बता रहा है कि वेजर नहीं हो रहा है, इसका डिफरेंस क्या होगा, मतलब आप एक क्रक्स बताइए कि जिसमें हम लोगों को समझ में है कि हाँ हम लोगों को ये समझना है कि ये वेजर होगा, ये वेजर नहीं होगा। तो देखते हैं क्या है। तो हम लोगों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों है, हम लोगों ने ऊपर उसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है और नीचे हम लोग उसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन को, ऐसा क्यों, दोनों जगह अलग अलग चीजें क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस होते हैं, आप लोग जानते होगे स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग होता है स्टॉक मार्केट में, वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लो डिसाइड, पहले से एक थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं आप लोगों को चीज बताता हूँ क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब। मान लो ये गोल्ड है, इसका प्राइस आज है, मान लो कितना तारीख आज, 22 अगस्त, ठीक है। गोल्ड का प्राइस 70,000 कब हो जाएगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस है। स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होगा, स्पेकुलेशन कर रहा है, क्या स्पेकुलेशन कर रहा है कि 30 तारीख को जाके 30/8 को जाके हो सकता है गोल्ड का प्राइस 70,000 हो जाए, तो हम लोग क्या वेट कर रहे हैं कि हाँ गोल्ड का प्राइस 70,000 हो जाए, ठीक है। मान लो एक पर्सन क्या बोल रहा है, 70,000, एक पर्सन का स्पेकुलेशन है कि 70,000 हो जाए,
एक पर्सन का स्पेकुलेशन है 68,000 हो जाएगा। जो एक पर्सन इसके लिए क्या बिडिंग कर रहा है कि 70,000 में उस दिन मैं इसको खरीदूंगा, ठीक है। एक पर्सन क्या बोल रहा है इसको 68,000 में खरीदूंगा। अब मान लो उस दिन जो गोल्ड का प्राइस है 68,000 ही रह गया, 2,000 का डिफरेंस रह गया। लेकिन ये दोनों को ही वो पैसा मतलब गोल्ड चाहिए नहीं था, ये लोग अनुमान लगा के उस पर बेटिंग कर रहे थे कि उस दिन उसका प्राइस 68,000 हो जाए, और ये बेटिंग कर रहा था इसका प्राइस उस दिन 70,000 हो जाए। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस है ना, बस उसका ये लोग डिफरेंस पेमेंट कर दिए, ठीक है। तो डिफरेंस उन लोगों ने पेमेंट कर दिया सर, वो इनका इंटेंट क्या था, डिलीवरी लेना नहीं था, स्पेकुलेटिव, मतलब ये लोग अनुमान लगा के पैसा कमाना चाहते थे, इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि उस शेयर का गोल्ड को मतलब डिलीवरी लेना है, ठीक है। तो सर इसी को बोलते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, और ये हो जा रहा है मेजर, क्योंकि इंटेंशन नहीं है डिलीवरी लेना। लेकिन वही नीचे जब हम लोग देख रहे हैं कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन और स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन जो है, यहाँ पे इसको हम लोग नहीं बोल रहे हैं मेजर, क्योंकि सबसे पहला चीज क्या है यहाँ पे कि हम लोग जो है मान लो टाटा का शेयर ले रहे हैं, आज 1,000 रुपीज चल रहा है, तो हम लोग टाटा का शेयर लिए, डिलीवरी ले लिए उसका। हम लोगों का ये क्या है मानना है कि ये क्या होगा, 1,500 रुपया जाएगा 2 साल में, इसको हम लोग होल्ड करके रखते हैं। तो इंटेंशन क्या है सर, इसका डिलीवरी लेना, और अनुमान लगा रहे बट इसका डिलीवरी ले रहे, बट ऊपर वाले के एग्जांपल में हम लोग उसका डिलीवरी नहीं ले रहे थे, जो डिफरेंस अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट एंड मार्केट प्राइस में, बस उसका हम लोग पेमेंट कर दे रहे थे, इसलिए वो स्पेकुलेटिव बिजनेस में चल जा रहा है, क्योंकि सिर्फ हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग डिलीवरी ले रहे हैं, तो इसको हम लोग मेजर नहीं बोल रहे, ठीक है। गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, अगर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया सर, कोई भी गेम है कहीं भी है सर, अगर वहां पे आपका क्या आ जा रहा है, स्किल एंड नॉलेज, ठीक है, तो वो आपका मेजर नहीं कहलाता। क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कंपटीशन एंड एथलेटिक कंपटीशन वेयर द प्राइज आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, ऊपर वाली चीज तो वैलिड माना जाएगा, और सेम ही चीज लिखा हुआ, सेम ही चीज है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है उसमें भी क्या होता है सर, होने पे पैसा मिलेगा, नहीं होने पे पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा ही होता है ना सर। अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज का इंश्योरेंस कराया कि अगर आग लग जाएगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, जो पूरा उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू रहेगा, तो मैंने उसका एक प्रीमियम पेमेंट किया, और एक अनसर्टेन इवेंट ही तो वहां पे हो रहा है, मनी ही इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट भी नहीं है, क्या है, इंटरेस्ट भी नहीं है कि हो, और विन और लूज तो है ही, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग है। तो यहाँ पे लेकिन क्या चीज ऐसा है जो नहीं, मतलब जो इसको मेजर नहीं बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इसका हम लोग जब डिफरेंस पढ़ेंगे ना तो हम लोगों को समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस में, कि क्यों हम लोग इसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जब डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग क्या है, हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कोई भी चीज का हम लोग इंश्योरेंस जब करते हैं तो हम लोग क्या किससे बचने के लिए करते हैं, लॉसेस से, इंडिमिनिफाई द लॉसेस, लॉसेस से बचने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, लॉसेस को कवर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेजरिंग में सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि कोई चीज हो या ना हो, अनसर्टेन इवेंट के ऊपर हम लोग वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगा रहे हैं हम लोग, पैसा दे रहे हैं, मनी या मनी वर्थ ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, तो वो अनसर्टेन इवेंट के ऊपर हम लोग वेटिंग कर रहे हैं। अच्छा, कंसिडरेशन क्या, क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द म्यूचुअल कंसिडरेशन, प्रीमियम पेमेंट होता है और कंपनसेशन अगर बनता है तो कंपनसेशन आप लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, मतलब ये गैम्बलिंग है, जीते तो पैसा मिलेगा, हारे तो पैसा गया, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, इंश्योर्ड पार्टीज हैज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ आवर प्रॉपर्टी सॉट टू बी इंश्योर्ड, मतलब मैंने आप लोगों को बोला ना ऊपर, वेजरिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, नो रियल इंटरेस्ट होता है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में इंटरेस्ट कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो तो चाहेगा कि नहीं जले या नहीं आग लगे, जो चीज का रहा है वो चाहेगा कि नहीं हो, लेकिन अगर होता है तो उसका इंटरेस्ट है ना। अगर आग लग गया, अगर आग लग गया तो उसने इंश्योरेंस कराया ही क्यों था, कि अगर आग लगा तो बचने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट क्या था इंश्योरेंस कराने में,
कि अगर आग लगा या फिर डैमेज हुआ तो उससे बचने के लिए, तो वहां पे सर इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर कुछ नहीं होता, नो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अ वेजिंग एग्रीमेंट देयर इज अ वेटिंग ऑन अदर्स लाइफ और प्रॉपर्टी, ठीक है। वेटिंग है सर ये सिर्फ contract of indemnify except life insurance, the contract of insurance indemnifies the insured persons against loss. लाइफ इंश्योरेंस में सर को छोड़ के जो भी इंश्योरेंस जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसमें जो लॉस होता है उसके लिए यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है, बट यहाँ पे कोई losses has to pay, loser has to pay the fixed amount of a happening of an uncertain event. अगर हैपनिंग अगर हो जाता है अनसर्टेन इवेंट, जो हम लोगों ने बेटिंग के केस में देखा, तो सर उसमें जो लूजर होगा उसको पेमेंट कर देना होगा। एनफोर्सेबिलिटी ये वैलिड होता है, एनफोर्सेबल होता है, लेकिन ये वॉइड होता है, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट है, ठीक है। प्रीमियम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रीमियम जो होता है, जो जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम निकलता है वो साइंटिफिक एंड एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस पे निकलता है। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराना है कोई प्रॉपर्टी का, तो उसका एक एक्चुअल वैल्यूएशन होगा कि हाँ उस प्रॉपर्टी का 1 करोड़ वैल्यूएशन है कि नहीं। उसके बाद साइंटिफिकली मेथड से प्रोबेबिलिटी उनका होता है, प्रोबेबिलिटी ये सब जो भी उनका टेक्निक होता है इंश्योरेंस कंपनीज का, वो उसको लगाएंगे और उसका जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो प्रीमियम अमाउंट फाइंड आउट होता है। लेकिन वेजरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वेजरिंग में क्या होता है कि अगर जो हारा जीता एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं ये लोग, अगर 10,000 का बेट, 1 लाख का बेट, तो इसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता है। बट इंश्योरेंस में क्या होता है सर, एक अमाउंट फिक्स होता है, एक अमाउंट वो लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नो सच लॉजिकल कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ वेजरिंग एग्रीमेंट, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक एंड एक्चुअल वैल्यूएशन लगता है, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी है, लेकिन ये रिगार्डेड एज अगेंस्ट टू द पब्लिक वेलफेयर। बेटिंग हर समय जो है वो एक तरह से इलीगली माना जाता है इंडिया में, क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर मतलब कोई प्रॉपर्टी का जो जो उसमें आगे प्रॉपर्टी का सौदा कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, तो सर ये क्या है, मतलब पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हो जाता है। ये बेटिंग नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, क्रिकेट में बेटिंग नहीं हो, कहीं भी बेटिंग नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर इट विद ऑल दोस फ्यूचर सीएमएस हु वांट दिस टाइप ऑफ गाइडेंस। अगर कोई भी डाउट रह जा रहा है आपका तो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।